हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर में मैं वैसे स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहता हूं जो क्लास 9 और 10th में पहुंच तो गए हैं, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्चुअल टॉपिक की उनको जानकारी नहीं है। या तो वैसे बच्चे जिन्हें मैथ से बेहद डर लगता हो, उनका बस चले तो मैथ को ही वो खत्म कर दें, लेकिन ऐसा सोच ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा सोच रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो फिर क्या दशा रहेगा इस पृथ्वी का। बस वही सीन मैथ का हटने से होगा हम लोगों के बीच से। तो हम मैथ के क्लास 9 और क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो तो भी पढ़ाएंगे ही डिटेल से, पूरा कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ। जरूरी नहीं है सभी बच्चों को मैथ से डर लगता है, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। अच्छे क्या होते हैं, उनको रुचि है मैथ पढ़ने का, पसंदीदा सब्जेक्ट होंगे और बड़ा इंटरेस्ट के साथ वो मैथ्स वगैरह बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्विंग करके। लेकिन कुछ बच्चे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं मैथ से, बच्चे तो कमजोर समझते हैं कुछ हद तक। जो टीचर लोग होते हैं या तो हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग, वो तो स्पष्ट कह देते हैं। कुछ लोगों को तो हम स्पष्ट कहते सुने हैं कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, लड़का मैथ में मजबूत होता है, ये लड़का बहुत तेज है मैथ में, वो लड़का कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। प्रॉब्लम है मैथ में, समझ में नहीं आता है। और ये सिर्फ मैथ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्रॉब्लम से भागा नहीं जाता है, प्रॉब्लम का से पीछा छुड़ाया नहीं जाता है ना, उससे फेस किया जाता है, उससे लड़ा जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है, आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। तो ये है। तो यहाँ पर क्लास 9 और क्लास 10th का जो स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को बेहद कमजोर समझते हैं, उनके लिए तो बातें होगी। बट वैसे भी स्टूडेंट जो अच्छा मैथ बनाते हैं, जानते हैं, अच्छा पकड़ है उनको, उनके लिए भी कुछ बातें होगी। तो मैथ से, और अगर कोई गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिलहाल 2-4 मिनट तक बने रहिए, उनके लिए भी कुछ बातें हैं, ताकि वो अपने बच्चों को या तो आस पड़ोस, अगल बगल अपने समाज को कुछ बातों से अवगत करा सके। अभी हम बताए ना कि मैथ, और कुछ लोगों को क्या लगता है कि मैथ जो है ना, मतलब शिक्षित लोगों के लिए है, बैंकर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, उसको मैथ का काम आता है, मतलब कि साइंटिस्ट होना चाहिए, उसको मैथ का वो उपयोग करता है। तो ऐसा बात नहीं है। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, यानी शिक्षित और अशिक्षित, इस दुनिया में सभी लोगों के लिए मैथ का इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर हम अपना लाइफ से एक दिन मैथ को हटा देना तो मेरा लाइफ ना तहस नहस हो जाएगा। तो शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए तो लैंग्वेज होता है, राइटिंग वगैरह होता है, पढ़ के लिख के समझ सकते हैं। लेकिन अनएजुकेटेड लोग जो हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये अपने अंदर, शरीर के अंदर स्किल ग्रहण करने के लिए, ज्ञान की बातें ग्रहण करने के लिए 2 मेथड है। एक पठन है ना, पठन वाचन जो बोलिए, और एक श्रवण यानी सुनने से। 2 तरह से हम लोग अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो तो दोनों मेथड उनके पास। लेकिन जो अनएजुकेटेड हैं, वो शिक्षित हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, वो सुन तो सकते हैं ना, सुन के भी ज्ञान की बातें सीख सकते हैं। तो मैथ क्या है? समाज का हर एक व्यक्ति जो अपना जीवन यापन के लिए, यानी डेली दिनचर्या के जिंदगी में, है ना, अपना जीवन यापन चलाने के लिए
जो भी आय, आय मतलब इनकम करते हैं, या वह में जो खर्चा करते हैं, तो इसका जो भी ये अपना दिमाग लगाते हैं, यही तो मैथ्स है। मैथ्स शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं, लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट डिपेंड करता है। कोई भी सब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता, कोई भी सब्जेक्ट। मैथ्स यानी सब सब्जेक्ट को आप एक सर्कल बना के रख दीजिएगा ना, तो मैथ सेंटर में होगा, केंद्र में, यानी सब मैथ के चारों ओर होगा। ये होता है मैथ। मैथ से हम लोग कैसे भाग सकते हैं? डरने की कोई बात नहीं है। मैथ समझाएंगे अभी ना, वास्तविक संख्या। देखिए मैं इसका और एक गुण बता देते हैं। मैथ्स जो है, अध्ययन करने वालों का, जो मैथ्स का बहुत अच्छा से अध्ययन करते हैं, उसमें बहुत सारा अच्छी आदतों का स्वयं निर्माण होता है। स्वयं निर्माण होता है, सेल्फ, उसको किया नहीं जाता है। वो मैथ का रिवीजन करे, उसके अंदर गुड हैबिट का क्रिएटिंग होता है, अच्छी आदतों का स्वयं निर्माण होता है। और ये बात सिर्फ हम बना के नहीं बोल रहे हैं, हम आपको प्रूव करा सकते हैं। देखिए मेरे पास एक बुक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, है ना, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बीएड या डीएलएड जो करते हैं, उनके बाद वो ये बुक को पढ़ के अध्ययन करके इन सब सब्जेक्ट को, टॉपिक को, सीटेट का एग्जाम देते हैं, वहां से क्लियर करके वो फिर गवर्नमेंट टीचर बनने का कोशिश करते हैं। वहां पर उनका सिलेक्शन होता है मेरिट के अनुसार। तो वो बुक है, देख रहे हैं आप लोग, अरिहंत का है। और इसका मैथ्स वाला पोर्शन में जाना है, और मैथ का पोर्शन में चौथा चैप्टर निकालना है, जिसमें कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स। यहां पर मैथ का इतना सुंदर बातें कही गई है, और कोई जैसे तैसे कोई लिखकर नहीं गया, सब महान महान आदमी है। बताते ज्यादा नहीं, 2 मिनट लेंगे, फिर हम लोग अपना टॉपिक पर चलेंगे जो पढ़ाना है आप लोगों को। तो महान महान व्यक्ति क्या कह गए हैं, थोड़ा मैथ के बारे में वो सुन लीजिए, कैसे अपने आप गुड हैबिट का निर्माण होता है। बस 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। नेपोलियन का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, हिस्ट्री में है नेपोलियन। जब पूरा यूरोप निरंकुश राजा के चंगुल में फंसा हुआ था, तो यूरोप महादेश में एक देश था जो था फ्रांस, और वहीं पर नेपोलियन सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय किया था, लोगों को जागृत किया था, और फ्रांस को निरंकुश राजा से मुक्ति दिलवाया था। भले बाद में फिर वो उसके साथ गलत हुआ, लेकिन वहां पर वो महान आदमी क्या कहते हैं वो सुनिए ध्यान से। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। सोच लीजिए, यानी इनका कहना है कि जिस देश में गणित का उन्नति होता है, विकास होता है, वो देश उतना ही सुखद और सर्वाधिक संपन्नता, यानी हर एक चीज से भरा पूरा देश वो विकासशील होता है, विकसित होता है, बहुत अच्छा बनता है, यानी संपन्न, सर्व संपन्न होता है। जब ये मैथमेटिक्स हमारे देश का सर्व संपन्न बना सकता है, तो सोचिए हम लोग तो एक अकेला इंसान है और मेरे पीछे कुछ फैमिली मेंबर्स, क्या इसको सुखद ये ना बना पाएंगे? भागना नहीं है, इनसे कब तक आप पीछा छुड़ा सकते हैं। एक टॉपिक और बताएंगे आपको, एक टॉपिक देखिए, नैतिक मूल्य और गणित। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे 4 लाइन, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे। क्लास 9th और 10th दोनों का कंसेप्ट क्लियर होगा आज, शायद फिर उसको कोई दिक्कत रहे इसमें। नैतिकता एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो समय, व्यक्ति, परिस्थिति तथा स्थान सबसे अधिक प्रभावित है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। बस ये लाइन पढ़िए आप, देखिए क्या लिखा है। गणित का ज्ञान बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक है। चारित्रिक यानी बच्चों को अच्छा आचरण बनाने में, चरित्रमान बनाने में, संस्कारी बनाने में मैथ्स बहुत ही यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में, सुन रहे हैं ना, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में जितने गुण होने चाहिए उनमें से
अधिकांश गुण गणित विषय के अध्ययन से विकसित होते हैं। सोचिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, चरित्रवान इंसान बनने के लिए, संस्कारी इंसान बनने के लिए, जिसको समाज में कोई दूसरे नहीं, उससे सब प्रेरित हो, हर कोई उसके जैसा बनना चाहे, उसके बनने के लिए उसमें जितना भी गुण चाहिए ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर 100% गुण चाहिए तो समझ लीजिए 70-80% जो गुण होता है, 90% वो मैथ का अध्ययन करने से खुद ब खुद उसमें विकसित हो जाता है। तो ये है मैथ। गणित पढ़ने से बच्चों में, देखिए आप कुछ हैबिट का नाम लेंगे, बस 2 लाइन और फिर हम इसको रख देंगे। इसको बुक से हम इसको ऐसे भी बता सकते थे हम, लेकिन बुक से इसलिए बता रहे हैं कि लोगों इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट ना बना ले कि सर तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। और ये महान आदमी बोले थे, ये कोई सिंपल आदमी नहीं थे, उनका नाम भी बता देते हैं। डटन महान दार्शनिक थे, वो बोले थे। तो क्या बोले थे? गणित पढ़ने से बच्चों में स्वच्छता, साफ सफाई, एक गुण। दूसरा गुण सुनिए, समय की पाबंदी। ये बहुत ही अच्छा गुण है, समय की पाबंदी। बहुत सुंदर गुण, गुड हैबिट्स इंसान के अंदर होना चाहिए। जिसको भी थोड़ा सा भी इसका सेंस है समय का पाबंदी, वो अपना लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता है। सच्चाई पर रहना, आत्मसम्मान, सेल्फ डिपेंड, अपने आप को कभी भी ऐसा वो काम नहीं करना चाहेगा जो उसको कोई 2 बात बोल के चला जाए, भला बुरा करके निकल जाए। आत्मसम्मान यानी अपना प्रतिष्ठा व अपने से वो बचाएगा। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर एक उसका बड़ा तगड़ा होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। धैर्य, अकबकाहट नहीं होता उसके पास। जो गणित का अध्ययन करता है, धैर्य होता है। कोई भी काम होता है ना, बड़ा धैर्यपूर्वक वो उस काम को निपटाना चाहता है। नियमों पर अड़िग रहेंगे, अगर उसको लग रहा है कि ये नियम सही है तो वो अपना उस रास्ते से हटेंगे नहीं, उस पर अड़िग रहेंगे एकदम, चाहे जो भी कुछ बोलो, हम तो यही रहने वाले हैं। नियमों पर अड़िग रहेंगे। और दूसरों की बात को सुनना, ये तो और अच्छी बात है। कुछ लोग तो दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो बोल रहा है बोलने को सुनना ही नहीं है। नहीं, जो मैथ का गहन अध्ययन करते हैं उसमें ये भी गुण उत्पन्न होता है, दूसरों की बातों को सुनना। और क्या, उनके बातों को सुन के उनकी बातों को भली भांति सम्मान देना, या तो फिर उनके बातों में अच्छे बुरे का तर्क करना। ये सब गुण का विकास होता है। ये है मैथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, एक महान दार्शनिक थे जिसको डटन कहा जाता है। डटन नाम से वो प्रसिद्ध है, फेमस है। वो क्या बोले थे कि जो मैथ का अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं मैथ में, उसके मन से ईर्ष्या, यानी किसी से भी जो बोलता है ईर्ष्या करना, मतलब कि जलन होना जो होता है, हर किसी को अपने से आगे होते देख मतलब जलन महसूस करना, वो सब ईर्ष्या और घृणा। ना तो वो किसी से ईर्ष्या कर सकता है और ना ही उसे किसी से घृणा कर सकता है। ये सब स्वतः ही निकल जाता है। ये होता है मैथ्स की गुण। तो मैथ्स को छोड़ना नहीं है, मैथ्स से डरना भी नहीं है। अब क्लास 9 में आ गए हैं, क्लास 10th में आ गए हैं, तो हर एक चैप्टर का कंसेप्ट और प्लस ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, और एक लघुत्तरीय होता है जो 2 नंबर का पूछा जाता है, एक दीर्घोत्तरीय होता है जो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव और जो ये सब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, वो सब टोटल हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के बाद एक वीडियो में उसको सॉल्व करवाएंगे और बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा, टोटल बात समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। पहले ये बता दीजिए, हम लोग गणित पढ़ने जा रहे हैं, कुछ चीजें समझते हैं। जैसे गणित में 2 तरह का राशि होता है, 2 प्रकार की राशि होती है। 2 प्रकार की राशि होती है। एक होता है चर राशि,
एक होता है अचर राशि। चर राशि क्या है? आप लोग एक कॉपी एक कलम निकाल कर सामने रखिए। डिफिनेशन हम लिखेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब डिफिनेशन बोल देंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो बोलेंगे, अस्थायी रूप से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हमको समझना होता है तो समझना है डिटेल से। तो चर राशि क्या है? क्वेश्चन बनाना है, चर राशि क्या है उसका डिफाइन कर रहे हैं हम। सुनिए, जब जिस राशि का मान बदलते रहता है तो वह चर राशि होता है, यानी चर राशि कहलाता है। और अचर राशि क्या है? तो जिस राशि का मान नहीं बदलता है, यानी कांस्टेंट रहता है, अस्थायी रहता है, स्थिरांक रहता है, यानी नियत रहता है, नो चेंजिंग, तो वो होता है अचर राशि। और जिसका मान बदलता है वो होता है चर राशि। चर राशि जो होता है इसको हम लोग एबीसीडी का लेटर से जानते हैं, जैसे ए बी सी जेड तक हम लोग इससे चर राशि को समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप से एक चैप्टर है अलजेब्रा, बीजीय गणित जिसको बोलता है, उसमें इसका भरमार उपयोग होता है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या, तो हमको इससे कोई लेना देना ना है। हम लोग सीधे चलेंगे अचर राशि पर। अचर राशि क्या होता है? तो अचर राशि जो होता है वो हम लोगों का अंक होता है, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 जो अंक है इनसे संख्याओं का निर्माण होती है। अंकों के मेल से संख्या का निर्माण होता है। और हम लोग अब धीरे धीरे संख्या पर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो हम लोग समझ रहे हैं कि अचर राशि से हमको मतलब है, और अचर राशि में 10 डिजिट होता है जो 0 से लेकर 9 तक अंक कहलाता है। इन अंकों से संख्या का निर्माण होता है, जो कि अब हम लोग संख्या पर चलते हैं। तो अगर संख्या को अब हम लोग देखें तो संख्या होता है 2 प्रकार का। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को बस अब ये समझ लेना है, इसका डेफिनेशन भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। काल्पनिक संख्या क्या है? तो जिस संख्या का हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, वास्तविक में वो कुछ होता नहीं है, बस सोचने लायक वो चीजें होती है, वो होता है काल्पनिक संख्या। यानी वैसी संख्या जिसकी मात्र कल्पना की जा सके तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर इसका एग्जांपल में लिखना चाहते हैं, जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो काल्पनिक संख्या अगर रूट अंडर हम -4 लिख दें तो ये मेरा काल्पनिक संख्या है। ये सब काल्पनिक संख्या का श्रेणी में जाता है। तो काल्पनिक संख्या बड़ा सिंपल था, एक स्मॉल है, छोटा है। लेकिन अब हम लोग आ गए वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, यही आपका चैप्टर है क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी, जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का 2 प्रकार होता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सवाल तो ये भी उठता है कि वास्तविक संख्या क्या है। हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं वास्तविक संख्या को समझने के लिए मतलब अभी बहुत छोटे छोटे चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तो फिर आपको वास्तविक संख्या डिटेल से मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी डिफिनेशन इसका लिखना चाहते हैं तो इसका बड़ा सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल हो तो वो वास्तविक संख्या का समूह कहलाती है, रियल नंबर।
और वास्तविक संख्या दो प्रकार का, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या का पहले एक श्रेणी बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से पूरा संख्या को नीचे से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर है वो क्या है। पहले हम लोग जहां तक पहुंच रहे वहां पर देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में बहुत सारा संख्या आता है, जैसे कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, बारी बारी से हम बता रहे हैं, अब फिर एक करके सबको पढ़ाएंगे। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को जब बताएंगे तो ये बहुत मतलब धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, बहुत तरह का होता है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, वो सब सारा इसका वैरायटी बताएंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर अभाज्य संख्या, इस तरह भी बहुत सारी संख्या हम लोग एक करके अब समझेंगे सारी संख्या को, और यहां से प्राकृत संख्या से शुरू करेंगे और सीधे हम लोग वास्तविक संख्या तक पहुंचेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? एक सेकेंड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? पहला क्वेश्चन, प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है? तो बड़ा सिंपल है। प्राकृत संख्या जिस संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है वह प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट टू इन्फिनिटिव। यानी आप ही समझिए, अगर हम लोग कोई चीज को गिने, काउंटिंग करना शुरू करें, तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं? बड़ा सिंपल, 1 से करते हैं। तो वही जो 1 से शुरुआत जो होती है संख्या, वही प्राकृतिक संख्या होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटिव तक जाती है। जिसको जहां तक जरूरत होता है, आवश्यकता पड़ता है, वहां तक अपना काउंटिंग करता है, तो वही प्राकृतिक संख्या का समूह होती है। इसे हम लोग n से सूचित करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। इसे इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर n है उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ये प्राकृतिक संख्या। और आपको बस इसमें इतने समझना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप दिमाग लगा सकते हैं अनंत तक जाता है। इसका कोई मतलब वैल्यू है ही नहीं। अब सबसे बड़ा क्या बतावे, अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्या ही है। दूसरा अगर हम समझे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है? अगर आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, बड़ा सिंपल है। आप बोल भी सकते हैं कि 1 से शुरुआत होने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या है, बस ये भी सिंपल है। यानी जब 1 से शुरुआत होती है तो प्राकृतिक संख्या है, तो वो 1 के पहले अगर हम 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। इसका डिफिनेशन आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनेशन लिखिए। यानी जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो जो प्राप्त समूह होता है वह पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। यह हुआ पूर्ण संख्या। आपसे इसको हम लोग W से सूचित करते हैं, और एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लेना चाहें तो 0 से शुरू करेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, है ना। ये इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, इसका हिंदी होता है अनंत, यानी जिसका अंत ना हो, अनंत तक जाना है। तो यह पूर्ण संख्या है। आपको यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। देखिए जितना प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो अवेलेबल है और यहाँ पर जीरो नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ये एक निष्कर्ष कंक्लूजन निकल कर आता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछे तो वो 0 होगी। ये हुआ पूर्ण संख्या। तीसरा हम लोग समझेंगे सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं हम लोग। इवन नंबर। सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, तो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लेकर हम लोग समझेंगे। सम संख्या का डेफिनेशन हम लोग बोल दिए हैं। क्या बोले कि जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट टू इन्फिनिटिव, जहां तक जाना है वहां तक अपना एग्जाम्पल बढ़ा सकते हैं। ये हो गया सम संख्या। हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा सिंपल है भी। इसी का अपोजिट होता है विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या क्या है? तो बस ये 2 से पूर्णतः कटे तो सम, और जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे तो वो विषम। यानी विषम संख्या क्या, अगर कोई पूछे तो सिंपल सा उसका डिफाइन करना है कि जब कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है और उसमें कुछ ना कुछ शेष बचे तो वो विषम संख्या होती है। कुछ ना कुछ शेष बचे मतलब 1। विषम संख्या जो हम लोग दूसरे डिफाइन करेंगे कोई भी, तो हमेशा शेषफल 1 बचता है, तो वो मेरा हो जाता है विषम संख्या। और ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट टू इन्फिनिटी। हिंदी इंग्लिश का मिश्रण है, उतना माइंड नहीं लेना है और समझना है चीजों को। हम लोग अभी तक 4 टॉपिक समझे हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या बस आगे में सिर्फ 0 लगेगा जो 0 से शुरू होती है, और सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कटे वो सम संख्या, और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे। बस इतना ही आपको दिमाग में लेना है। मैथ मतलब क्या भारी है, यही तो बेसिक है। क्लास 9 है, 10th है, फिर आप आगे आप बढ़िएगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, फिर कंपटीशन में जाइएगा, आपको यही बेसिक काम देगा वहां पर। अगर आप कोई कंपटीशन का कोई तैयारी भी करता है उनको भी ये वीडियो मतलब हेल्पफुल होगा। यहाँ से भी उसको चीजों को मतलब कि क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट है तो सब क्लियर है, अब बेसिक कंसेप्ट नहीं तो आप कोई चीज को रट नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं हो सकता मैथ के साथ। इसलिए कंसेप्चुअल टॉपिक का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग विषम संख्या समझ लिए, ये सब सिंपल भी है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, फिर भी समझा दिए, ऐड कर लिए हैं। विषम संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर पूर्णांक संख्या क्या है? आप हमेशा नोटिस किए होंगे, जब भी कोई आप चैप्टर का सवाल को सोल्व कर रहे होंगे तो वहां पर लिख देता है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो कोई सम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक। क्या मतलब पूर्णांक क्या है? आखिर पूर्णांक मतलब होता क्या है? तो हम लोग समझते हैं पूर्णांक को, पूर्णांक होता क्या है मतलब इसका। तो बस सिंपल सा इसमें भी आपको दिमाग में रखना है कि जब कोई संख्या p बाई क्यू है ना, ये p बाई क्यू है, एक इसमें अंश है एक इसमें हर है। तो जब अंश और हर के रूप में रहे तो भिन्न होती है, बात सही है। लेकिन याद रखिएगा बस इतना कि q का मान अगर 1 हो जाए तो बस वो पूर्णांक हो जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका हर का मान हमेशा 1 हो, जिसका हर का मान हमेशा 1 हो तो वह पूर्णांक संख्या होती है। फिर वही जैसे हम लिख दें यहाँ 4, यहाँ लिख दें 5
मतलब 5/3 है ना, यहाँ 4 लिख दें, यहाँ 6 लिख दें, यहाँ 6/1 लिख दें, या तो 6/3 लिख दें। तो ये मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ 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 मतलब इसका जो बाय है बटे है, इसका बाय में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम लोग पूर्णांक समझेंगे। लेकिन इसका बटे में देखिए 3 है, तो ये मेरा भिन्न हो गया, ये पूर्णांक नहीं होगा। यानी पूर्णांक होने के लिए हर का मान 1 होना जरूरी है। अगर 1 है तो वो पूर्णांक है, 1 के अलावा कुछ भी है तो वो पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक बहुत टाइप का होता है, आपको समझना होगा इसको। इसका बहुत वैरायटी होता है, टाइप्स होता है। जैसे कि कोई बोलेगा सम पूर्णांक, अब देख लीजिए सम पूर्णांक ये चला, यही सम संख्या सम पूर्णांक हो गया। बोलेगा विषम पूर्णांक, देख लीजिए ये सब देखिए, इसका बटे में कुछ नहीं है तो क्या, ये देखिए सब कुछ नहीं है तो 1 है ना, कुछ नहीं तो सबके बटे में 1 है। देखिए इसका भी कुछ नहीं है तो सबका बटे में 1 है, तो ये सम पूर्णांक हो गया, ये विषम पूर्णांक हो गया। हाँ, इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि जैसे कि धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या, तो जो सब पॉजिटिव में हो सब प्लस में, धनात्मक नाम से पता चल रहा है, धन चिन्ह क्या होता है, प्लस। यानी जो प्लस में है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब सारा प्लस है। आगे में कुछ कोई सिंबल नहीं है, आगे में जब कोई सिंबल नहीं है तो वहां प्लस रहता है, तो ये सब सारा प्लस में है, तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक हो गया। बोलेगा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी आगे माइनस लाना जरूरी है। बोलेगा शून्य पूर्णांक, तो शून्य पूर्णांक मात्र ये है, बस ये शून्य पूर्णांक है, 0 है तो ये शून्य पूर्णांक है। तो इस तरह से बोलेगा परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक, परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक। तो परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक क्या है, तो उससे उसका तो हम लोग एक संख्या भी समझेंगे, वहां से आपको समझा देंगे। परिपूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जो वर्ग के रूप में हो वो भी पूर्णांक है, परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, मतलब कि 11, 15, 16, 17 4 क्वेश्चन दे दिया है, 4 मतलब नंबर दे दिया गया है। आपसे पूछेगा इसमें परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक कौन सा है, तो आप इसमें दिमाग लगा लीजिए। मतलब पहले तो हर का मान 1 होना चाहिए, उसके बाद परिपूर्ण वर्ग यानी जो वर्ग के रूप में सेट हो। तो बताइए ऐसा कोई नंबर है जिसका कि डबल वर्ग गुना करेंगे तो 11 आएगा? ऐसा कोई नंबर है जिसका डबल वर्ग गुना करेंगे तो 15 आएगा? ऐसा कोई नंबर है जिसका डबल वर्ग गुना करेंगे उतने गुना करेंगे तो क्या 16 आएगा? हाँ आएगा। ऐसा नंबर है 16 में, अगर हम 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 आता है, बाकी ऐसे तीनों में नहीं। तो ये मेरा जो 16 है यह परिपूर्ण वर्ग पूर्णांक संख्या हो गया। तो इस तरह से पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यदि सभी संख्याएं के हर का मान 1 रहे तो, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी इसका ले सकते हैं। जैसे -5, इंफिनिटिव से हम लोग आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं, ऋणात्मक में अनंत से आ रहे हैं, -5, -4, -3, -2, -1, फिर आएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 और हम लोग यहाँ इन्फिनिटिव तक जाएंगे। तो ये मेरा ये पूर्णांक संख्या हो गया है। पूर्णांक संख्या का बहुत रूप होता है। इधर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर 0 पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। फिर सम पूर्णांक भी होता है जो सम ऑर्डर में सब रहे, और विषम पूर्णांक भी होता है जो विषम ऑर्डर में रहे, है ना। तो ये सब है पूर्णांक संख्या। तो हम लोग अभी तक 5 संख्याएं सीखे हैं। जो संख्या 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्या, जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या, और जो 2 से पूरा पूरी कट गया वो सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती है यानी शेषफल हमेशा 1 बचती है वो विषम संख्या। और अभी समझे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि हर का मान 1 होना चाहिए बस, और हमको किसी से मतलब नहीं है, हर का मान 1 होना चाहिए बस। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का बाद हम लोग सीखेंगे, अगला टॉपिक हम लोग सीखेंगे पूर्णांक संख्या के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं, इसका एक और नाम है।
अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या आप लोग अगर जानते भी होंगे पहले से, थोड़ा इस पर हम लोग बचपन वाला डेफिनेशन से नहीं चलेंगे कि वैसे संख्या जिसका जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये तो बात सही है, लेकिन हम लोग उस टाइम उतना दिमाग नहीं लगा पाते थे, तो डेफिनेशन सही है। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार एक सवाल खड़ा हो जाता है, जैसे इसका अगर हम डेफिनेशन लिख लें कि वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। डेफिनेशन लिख लिया हम लोग, एग्जांपल भी लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक ले लेते हैं। अब इसमें हमको ये समझना कि अभाज्य संख्या ये क्यों है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन ये कह रहा है कि जो संख्या स्वयं से, यानी जिसको हम देख रहे हैं, जिस संख्या को भी हम विचार करेंगे वो मतलब कि खुद से और एक से कटना चाहिए और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मान लीजिए कि 2 है, हम 2 लिए, तो क्या 2 किससे विभाजित होना बताइए? 2 तो खुद है, 2 से तो कट ही जाएगा एक बार में, लेकिन क्या 2 1 से भी कट जाएगा 2 बार में। लेकिन बताइए 2 को ऐसा और कोई नंबर है? 2 और 1 के अलावा 2 है, स्वयं तो 2 ही होगा और 1, तो स्वयं और 1 के अलावा क्या ये किसी तीसरी संख्या से कट रही है क्या? अगर कट रही है तो फिर ये अभाज्य नहीं होगा, अगर नहीं कट रही है तो ये अभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं कट रही, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 3 भी मेरा अभाज्य संख्या, 5 भी है, 7, लेकिन ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है। हम इसको जानबूझ कर ले लिए थे समझने के उद्देश्य से, क्योंकि 9 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो 9 है तो खुद स्वयं कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो 9 को काट ही देगा, लेकिन 9 को 1 भी काट देगा 9 बार में। लेकिन क्या 9 को कोई तीसरी संख्या है कि जो काट सके? ये कौन काटेगा? तो 3 काटेगा, 3 3 9। तो इसलिए देखिए ये स्वयं से भी कटा, 1 से भी कटा, लेकिन ये तीसरी संख्या से भी कट गया, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। भाज्य पढ़ेंगे, इसका आगे हम लोग भाज्य पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये होता है। तो लेकिन ये जो डिफिनेशन है, अब बात ये हो जाता है, कुछ लोग का सवाल ये होना चाहिए, आप लोग यहाँ पर एक डाउट आप लोग का मन में चलना चाहिए या चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? कहने का मतलब है 2 से ही क्यों शुरुआत हुआ है? तो फिर आपका डिफिनेशन चेंज हो जाएगा और आप एक स्टैंडर्ड क्लास में 9th 10th स्टैंडर्ड क्लास में माना जाता है, 8 की अपेक्षा में, 7 की अपेक्षा में। तो यहाँ पर देखिए आपको दिमाग में ये रखना है, इस डाउट को दूर कैसे करना है। तो अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या का कहना है कि हम अभाज्य संख्या तभी रहेंगे जब मेरा मात्र ओनली सिर्फ केवल 2 गुणनखंडन रहे, 2 गुणनखंडन रहे। यानी हमको अगर कोई बोल दे ना कि 7 अभाज्य संख्या होगा, तो हम पहले देख लेंगे इसका कि हाँ इसका एक गुणनखंडन हो रहा है 1 और एक गुणनखंडन हो रहा है 7। पता है गुणनखंडन क्या होता है? जिससे वो कटता है, भागा लगता है, वो गुणनखंडन होता है। तो मात्र 2 ये गुणनखंडन हो रहा था, हाँ ये अभाज्य संख्या है। तो आप हमको ये बताइए, अगर कोई बोले कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो क्या 1 का 2 गुणनखंडन होता है? बताइए। तो 1 का तो 1 ही आ रहा है, और फिर क्या कीजिएगा बताइए? फिर 1 तो दोनों एक ही चीज हो गया। ये तो 2 का अलग अलग गुणनखंडन नहीं हो रहा है, 2 का अलग अलग गुणनखंडन होगा तब वो अभाज्य संख्या होगा। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है और 2 से मेरा अभाज्य संख्या शुरू होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको आंसर लगाना है 2। आपसे देखिए एक चीज और इसमें आप गौर करिए, 2 के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम ऑर्डर में है और अनंत तक विषम ऑर्डर में ही जाएगा। एकमात्र सम
अभाज्य संख्या है दो, जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, बाकी सब विषम संख्या अभाज्य बनाई है। तो ये अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है, हमको नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत होना चाहिए। अभाज्य संख्या तो क्लियर है। अभाज्य संख्या क्या है बताइए, तब तक हम इसको मिटाते हैं। अभाज्य संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंडन हो, स्वयं और एक, वो भी दोनों गुणनखंडन अलग अलग, सेम नहीं रहना चाहिए। इसके लेकर हम लोग एक को अभाज्य संख्या के श्रेणी में शामिल नहीं किए। अभाज्य संख्या के एक और नाम याद रखना है, रूट संख्या, जो बोले थे। कभी कभी रूट संख्या आ जाता है, होता है। एक ही इंसान का क्या दो नाम नहीं रहता है? एक ही इंसान दो नाम से जाना जाता है, घर में कुछ और बाहर में कुछ और, लेकिन इंसान एक ही, तो चीज एक ही है, दो नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बस उसका अपोजिट अभी जो पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या। हाँ, खास करके यौगिक संख्या से तो ये ज्यादा फेमस है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या क्या है? तो आप बोल तो रहे हैं आपको कि ये अभाज्य का अपोजिट है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं। वो जो हुआ उसका यहाँ उल्टा होना वाला। उसमें क्या हुआ कि मात्र दो गुणनखंडन है, वो भी अलग अलग, लेकिन इसका कहना है कि हम दो गुणनखंडन नहीं मतलब हम तो स्वयं है, स्वयं से तो कटेंगे ही और एक से तो कटेंगे, लेकिन किसी अन्य तीसरी संख्या से कम एकों से कटेंगे, लेकिन कटेंगे। ये भाज्य का कहना, यौगिक संख्या का कहना। यानी यौगिक संख्या क्या है? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटती है। ज्यादा से भी कटे तो कोई, जब एक से कट रहा है, कम से कम बात कर रहा है एक से, तो ज्यादा से जितना कट गया, है ना। अगर आपको हम बोले हमको कम से कम 5 रुपया दीजिए, कम से कम 5 रुपया दीजिए, आप हमको दीजिएगा 20 रुपया, तो मना करेंगे कि नहीं? मना करेंगे। तो कम से कम का मतलब क्या होता है कि ज्यादा जितना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पर हम लिमिट कर दिए वो लिमिटेशन में आना है। तो कम से कम दो संख्या से तो कट ही रहा है, लेकिन तीसरी संख्या से कटे तो वो हो जाता है भाज्य संख्या। इसका बड़ा सिंपल है। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे तो वो होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मेरा फिर वही हो जाता है, मतलब जो अभाज्य नहीं होता है वो सारा का सारा भाज्य हो जाता है, सारा का सारा भाज्य हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए मतलब कि 3 नहीं, 3 तो अभाज्य संख्या हो जाता है। 2 3 नहीं, 5 4 6 8 9 10 12 डॉट टू इन्फिनिटी, ये सब सारा भाज्य संख्या है। बड़ा सिंपल है, बस चीजों को समझना होता है। अगर समझना शुरुआत कर देते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है आपका जो पहला चैप्टर इसमें कोई दिक्कत होने वाला है। बस समझते जाइए। भाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग सीखेंगे परिपूर्ण वर्ग संख्या। हालांकि इसका चर्चा भी हम लोग पहले कर चुके हैं। परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? तो परिपूर्ण वर्ग संख्या वो होता है यानी जो संख्या है और उसी से गुना किया जाए, यानी वर्ग, उसका जो वर्ग आएगा वो परिपूर्ण वर्ग संख्या। जो वैसी संख्या जो वर्ग के रूप में रहे तो वो परिपूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 1 भी हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36। इस तरह से जो भी ये सब संख्याएं आ रहे वो सब सारा का सारा परिपूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि 49 50 51 52, ऑप्शन ए बना दे, ऑप्शन बी बना दे, ऑप्शन सी बना दे, ऑप्शन डी बना दे, बोलेगा कि इसमें कौन सा परिपूर्ण वर्ग संख्या है? तो आपको क्या मतलब कि कैसे चेक करना है? आपको चेक करने का एक सिंपल बात बता दी है, जो वर्ग के रूप में सेट है, यानी एक ही संख्या का 2 बार गुना में सेट हो, है ना, तो वो परिपूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या 49 किसका गुणज हो सकता है? तो 49 7 गुना 7 का गुणज हो सकता है। बाकी ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि डबल वर्ग गुना में आ सकता है, वर्ग के रूप में आ सकता है। तो मेरा परिपूर्ण वर्ग संख्या 49 है, ये हो जाता है। यहां पर से ये टॉपिक क्लियर है। तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। परिपूर्ण वर्ग संख्या के बाद हम लोग समझेंगे काल्पनिक संख्या तो बता दिए, वास्तविक संख्या पर अब चलते हैं। अब चलते हैं वास्तविक संख्या पर कि वास्तविक संख्या क्या है।
तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन हम लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? इसका इंग्लिश होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या से पहले एक चीज छूट रहा है, उसको हम पूरा पहले कर देते हैं, फिर वास्तविक संख्या पर आएंगे। परिमेय और अपरिमेय का उधर लिखे थे लेकिन यहाँ पर छूट रहा है, तो हम लोग पहले परिमेय को समझ लेते हैं, फिर अपरिमेय को समझे, फिर वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा। तो एक संख्या क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या तो हम लोगों का शुरुआत हो जाता है 6 से, शुरुआत हो जाता है 6, 7, 8, ये सब परिमेय संख्या है। यहाँ तक परिमेय संख्या, पहला चैप्टर परिमेय संख्या होता है, वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं 9, 10 में तो वास्तविक संख्या आ जाता है। तो ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो समझिए, पहले हम बोल देते हैं फिर हम इसको समझा देते हैं। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन, जब कोई संख्या p बाई क्यू, p बाई क्यू मतलब समझ रहे होंगे, एक अंश एक हर यानी भिन्न। जब कोई संख्या p बाई क्यू जहां q डज नॉट इक्वल 0, यानी q का मान सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 नहीं रहे। यहाँ लिख दिए q डज नॉट इक्वल 0, इसको हम लोग डज नॉट इक्वल पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है नहीं, बराबर नहीं, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो के रूप में रहे के रूप में रहे तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे बताइए, 5/4, 6/7, 8/9, 0/4, -9, 3, 4, ये सब संख्याएं लेंगे। बताइए p बाई क्यू के रूप में है, यानी एक अंश और एक हर है, अगर है तो ये परिमेय संख्या है। 6/7 ये भी अंश बटे हर के रूप में है, ये भी अंश बटे हर के रूप में, लेकिन सवाल ये आ जाता है कि सर यहाँ तो हर नहीं है, यहाँ तो हर नहीं है, तो यहाँ पर मतलब कि ये परिमेय होगा कि ना होगा? तो यहाँ तो सिंपल, आप लोग जानते हैं कि जब मतलब अपॉन में बटे में जब कुछ नहीं होता है तो हर का मान हमेशा एक रहता है। तो हाँ तो गया, ये p हो गया, नीचे वाला एक q हो गया, तो यहाँ भी p बाई क्यू के रूप में, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के ग्रुप में बहुत सारा नंबर आ जाता है। यहाँ से परिमेय संख्या को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या भी एक संख्याओं का समूह है। परिमेय संख्या का अंदर में देखिए आपका प्राकृतिक संख्या जो पढ़ाए थे, सारा परिमेय संख्या है टोटल। इसके बाद हम लोग जो पूर्ण संख्या पढ़े, ये भी सब आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। पता है आपको क्वेश्चन देगा कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ऑप्शन में ए दे देगा प्राकृतिक संख्या, बी में दे देगा पूर्ण संख्या, सी में दे देगा अभाज्य संख्या, और डी में दे देगा सभी। तो वही बता रहे हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्या जितना है सब परिमेय है, पूर्ण संख्या जितना है सब परिमेय है। और फिर अब सम संख्या, विषम संख्या, और क्या पढ़े, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, ये सब टोटल का टोटल परिमेय संख्या कहलाता है। ये टोटल परिमेय संख्या का ग्रुप है। तो इतना दिमाग में रखना है कि हम लोग जितना भी पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, ये टोटल 6-7 संख्या जो भी हम लोग है, ये टोटल मिलाकर परिमेय ही कहलाता है। ये टोटल परिमेय संख्या। परिमेय के बाद हम लोग पढ़ेंगे ओ परिमेय। तो परिमेय बड़ा सिंपल है। ओ परिमेय यानी इरेशनल नंबर, ये होता है रेशनल नंबर, और ओ परिमेय संख्या होता है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो होता है ओ परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या क्या है? बस बड़ा सिंपल है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर क्या है? बस परिमेय का अपोजिट है। अभी तो आप देख रहे थे कि परिमेय संख्या में सारा संख्या आ रहा था, टोटल संख्या आ रहा था, और कोई भी रूट में नहीं आ रहा था, सब रूट आउट, मतलब सबका वैल्यू रूट से बाहर था। तो अपरिमेय संख्या का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि जो संख्या परिमेय के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी जो रूट में फंस जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इससे पहले परिमेय में अगर मतलब यहाँ पर जैसे √7, √5, √3, √49/70, तो ये सब सारा अपरिमेय संख्या। बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए √7 का मान निकल पाएगा बाहर? नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर बोलिएगा सर 49 का तो निकल जाएगा 7, लेकिन 70 का निकलेगा क्या? 70 का नहीं निकलेगा, यानी ये रूट में फंसना है तो एक भी रूट में फंसे तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। अगर कोई आपको सिर्फ दे दे √16, तो ये देख कर नहीं मार देना है कि ये अपरिमेय है क्योंकि रूट के अंदर है, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ से 16 से कंप्लीट मान निकलता है 4, इसलिए ये मेरा अपरिमेय नहीं, ये मेरा परिमेय हो गया। तो ये परिमेय संख्या है। और परिमेय अपरिमेय का थोड़ा कुछ मिश्रण होता है, वो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। यानी कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये तो परिमेय है, और ये क्या है, ये एक अपरिमेय है। फिर बताइए अगर इसको हम जोड़ दें, अभी दोनों जो मिल गया तो ये क्या है? यहां पर थोड़ा सा सवाल बनता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अब बताइए गणित में संक्रियाएं कितनी होती है? गणित में संक्रियाएं कितनी होती है? तो गणित में संक्रियाएं मात्र 4 होती है, जोड़, घटा, गुना, भागा, बस इतने पर तो खेला है पूरा मैथ में। तो वही संक्रिया के यहाँ पर उपयोग सिखा रहे हैं कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या या तो जुट जाए तो भी वो अपरिमेय ही बनेगा। अब यहां पर है दोनों, परिमेय भी है अपरिमेय भी, लेकिन पावर चल रहा है अपरिमेय का, यानी इसको भी अपने में मिला लिया है ना। या तो दोनों आपस में घटा हो जाए, अंतर आ जाए, तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा, या तो आपस में गुना भी हो जाए तो भी ये अपरिमेय संख्या होगा, या तो फिर यहाँ पर भाग लग जाए तो भी ये अपरिमेय संख्या होगा। यानी यहाँ पर से एक चीज आपको समझना है, हम लोग एक मतलब कि ठेठ में कहावत है ना, कि अगर चोर के साथ इंसान व्यक्ति भी रहे, वो चोरी नहीं भी करे तो भी वो चोरी कहलाएगा, क्योंकि संगत उसका चोर के साथ है। तो सेम सिचुएशन इसका भी वही बन रहा है कि यहाँ पर अपरिमेय एक चोर है और ये बेचारा परिमेय इंसान है, और इसके साथ ये जाके झूठ भी रहा है, या तो घट भी रहा है, या तो गुनाह भी हो रहा है, या तो भाग भी लग रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम आ रहा है वो हमेशा, जो रिजल्ट आ रहा है, परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है अपरिमेय संख्या का। तो यहां से एक चीज आप समझ गए होंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या गुना हो या घटा हो या भागा हो, वो सम्मिलित रूप अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि ये भागा यहाँ मतलब कि, तो ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या को अपरिमेय, तो इसको आप अपरिमेय नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर √9 का मान निकलता है 3, यानी 6 भागा हो जाएगा 3, और 3 दूना 6 होती, तो परिमेय हो गया। हम क्या बोले, अपरिमेय रहना चाहिए, ये अपरिमेय है क्या? ये अपरिमेय नहीं, इसलिए परिमेय है। हम जानबूझ के ऐसा दिए थे, हम लोग ऐसा ले लेते हैं ना, ये अपरिमेय है, यहां पर कुछ नहीं बीच में तो गुना है, तो ये अपरिमेय है। अगर जोड़ देते हैं तो ये भी अपरिमेय, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेते हैं कुछ भी, एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, तो ये मेरा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, जबकि सब में एक परिमेय और एक अपरिमेय, लेकिन बनेगा परिमेय। तो ये कंसेप्ट है परिमेय अपरिमेय का। तो परिमेय तो सिखा दिया, परिमेय क्या है, जो p/q के रूप में है, बस हर में कभी जीरो नहीं आना, अंश में आगे चलेगा लेकिन हर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो परिमेय होता है। और ये अपरिमेय है। और इसमें एक और सवाल शायद छूट रहा है, लेकिन उसको देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, इंग्लिश में उसको बोला जाता है, को प्राइम नंबर भी, लेकिन सह अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में तो दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, सह अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए नाम से पता चला, सह, ये जहां सह लगता है ना, या तो को चलेगा इंग्लिश वाला वर्ड, और नहीं तो ट्विन चलेगा, समझे ना। सह का मतलब होता है जोड़ा, यानी जब भी चलेगा युग्म के रूप में चलेगा, जोड़ा के रूप में चलेगा। तो सह अभाज्य संख्या यानी दो अभाज्य संख्या के बारे में कुछ इस सेंस लगा रहा है कि क्या है। तो सिंपल बात है कि सह अभाज्य संख्या हमेशा आपको जोड़ा में दिखेगा, और आप
सहअभाज्य संख्या उसको मानेंगे, जोड़ा में तो रहेगा ही, और दोनों का ना मोसो एक आना चाहिए। यानी सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि जब दो संख्याओं का मोसो एक आता है तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जब दो संख्याओं का मोसो एक आता है, हमेशा एक ही रहेगा तो सहअभाज्य संख्या होगा। तो जब दो संख्याओं का मोसो एक आती है तो वह हमेशा सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसका जैसे देखिए, मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 6 4, यहाँ पर दे देते हैं 5 7, यहाँ पर दे देते हैं 8 10, तो क्या तीन को हम दे दिए, तो बताइए इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है? तो तुरंत आपको चेक कर लेना है कि एक 4 एक 6 है, मोसो निकालना यानी एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो एक बार में खा जाएगा। 6 में से 4 गया 2, यहाँ उतरेगा इस कॉलम में 4, और 2 दूना 4 कट गया। अब जो जिससे काटता है महत्तम को आगे हम बड़ा डिफाइन से सीखेंगे। हम लोग बहुत तरीका से बचपन से भी सीखते आ रहे हैं, दो तरीका से, एक भाग विधि से, एक एलसीएम विधि से, है ना। लेकिन हम लोग सीखेंगे आगे में, यही चैप्टर के आगे में कुछ अलग मेथड से। तो आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि ये भाग विधि है, और यहाँ पर मोसो क्या होगा, तो जिससे लास्ट बार में जिससे खाता है ना वही मोसो होता है। यहाँ तो मोसो 2 हो गया, और हम अभी बात क्या कहते हैं कि मोसो 1 आना चाहिए, इसलिए मेरा ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, मेरा ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार में खाएगा 5, 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ आएगा 5 इस कॉलम में। अब 2 से 5 कितना बार में खाएगा, तो 2 बार में खाएगा, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1। अब इस कॉलम में कितना आएगा, इस कॉलम में ये 2 आएगा। यानी भागा हम लोग तब तक लगाते हैं महत्तम में जब तक कंप्लीट कट ना जाए, तब तक उतरता है। तो अब 1 से ये 2 बार में खा जाता है। तो आप देखिए लास्ट बार किससे कटा है, 1 से कटा है ना, इसलिए मेरा ये हो गया आपका सहअभाज्य संख्या। ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं, सिंपल ऐसे दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तीसरा तो मोसो 2 हो गया। तो यहाँ से आपका सहअभाज्य संख्या है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, ये वीडियो मतलब कि और ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो यहीं विराम देते हैं। फिर आपका इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में हम फिर सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे अच्छे से यहाँ से कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।